ये वो कहानी है जो मसालों की महक से शुरू होती है और खत्म होती है दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदलकर। चलिए उस ऐतिहासिक समुद्री सफर पर चलते हैं। मैं हूं वास्को द गामा और मैं भूखा था। यूरोप का वो बेस्वाद उबला हुआ गोश्त खा खाकर मेरी रूह तक ऊब चुकी थी। मेरी भूख मुझे उस देश की ओर खींच रही थी जिसका सपना हर यूरोपियन देखता था। तो सवाल ये उठता है, आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि यूरोप के बादशाह एक अनजान मुल्क के लिए अपनी जान, अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे? जवाब छिपा था उनकी बेस्वाद थालियों में। जरा मेरे साथ कल्पना कीजिए, 15वीं सदी का यूरोप। हर तरफ बर्फ, खून जमा देने वाली ठंड और खाने की मेज पर वही रोज का बेस्वाद उबला हुआ मांस। स्वाद की तो बात ही छोड़ दीजिए, उस मांस को सड़ने से बचाना भी अपने आप में एक जंग थी। इस बेरंग सी जिंदगी में स्वाद का एक जादू भरने के लिए उन्हें एक चीज की तलाश थी, और वो जादू था मसाला। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी। पर यह जादू यूरोप की जमीन पर नहीं उगता था। ये आता था एक बहुत दूर रहस्यमयी देश से, जिसका नाम था भारत। अब देखिए, ये जो मसालों का पूरा ट्रेड था ना, उस पर सदियों से अरब के सौदागरों का कब्जा था। वो भारत से तो कौड़ियों के दाम पर मसाले खरीदते और फिर उन्हें रेगिस्तान के लंबे रास्ते से यूरोप पहुंचाकर लिटरली सोने के भाव में बेचते थे। ये खुली लूट देखकर यूरोप के बादशाह तिलमिला उठे थे। उन्हें भारत का खजाना चाहिए था, लेकिन रास्ते में दो बहुत बड़ी दीवारें खड़ी थी। जमीन का रास्ता वो तो ताकतवर उस्मानिया साम्राज्य ने रोक रखा था, और समंदर, अरे समंदर तो एक अनजाना दैत्य था। लोगों को सच में लगता था कि ज्यादा दूर गए ना तो दुनिया के किनारे से नीचे गिर जाएंगे हमेशा के लिए। पर मसालों का लालच वो हर डर पर भारी पड़ रहा था। तो पुर्तगाल ने ठान लिया कि अगर जमीन का रास्ता बंद है तो क्या हुआ, हम समंदर का सीना चीरकर भारत का दरवाजा खोज निकालेंगे। और इसी जिद के साथ पुर्तगाल से एक जहाज निकला। कप्तान का नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। मिशन एक ही था, भारत। वो अफ्रीका के तट के साथ साथ अनजान पानी में दक्षिण की ओर बढ़ता ही चला गया। लेकिन जैसे ही वो अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी कोने पर पहुंचा, समंदर जैसे एक राक्षस बनकर उस पर टूट पड़ा। पहाड़ जैसी ऊंची ऊंची लहरें उसके जहाज को किसी खिलौने की तरह उछाल रही थीं। बस डियाज की हिम्मत टूट गई। उसने उस जगह को नाम दिया केप ऑफ स्टॉर्म्स, यानी तूफानों का अंतरीप, और अपनी जान बचाकर वापस पुर्तगाल भाग आया। डियाज की इस नाकामी के 10 साल बाद पुर्तगाल के बादशाह ने एक ऐसे आदमी को बुलाया जिसकी रगों में खून नहीं बल्कि जुनून दौड़ता था। एक ऐसा आदमी जिसकी आंखों में समंदर का खौफ नहीं था, बल्कि उसे जीतने की एक पागलपन भरी जिद थी। वो था एक जिद्दी, सनकी नाविक, वास्को द गामा। और फिर वो दिन आया, 8 जुलाई 1497। वास्को द गामा अपने जहाज़ों के बेड़े के साथ मौत के एक ऐसे सफ़र पर निकला जो इतिहास लिखने वाला था। आपको पता है, लिस्बन के बंदरगाह पर लोग उन्हें विदा करने नहीं बल्कि एक तरह से उनका मातम मनाने आए थे। वो ऐसे रो रहे थे जैसे इन नाविकों को समंदर में नहीं बल्कि सीधे मौत के मुंह में धकेला जा रहा हो। और उनका हर डर सच साबित हुआ। कभी कभी तो 10-10 मंजिला इमारतों जितनी ऊंची लहरें जहाज़ों को निगलने को दौड़तीं। और फिर एक खामोश दुश्मन ने जहाज़ पर हमला किया, स्कर्वी। ये एक ऐसी बीमारी थी जो शरीर को अंदर ही अंदर गला देती है। नाविकों के मसूड़ों से खून बहता, दांत सड़कर गिरने लगते। पूरा का पूरा जहाज एक तैरता हुआ मुर्दा घर बन गया था। अब जो लोग जिंदा बचे थे उनका सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने बगावत कर दी। वो वास्को के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे कि कप्तान, हम पर रहम करो, वापस चलो, हमें नहीं चाहिए भारत का सोना, हमें बस अपनी जिंदगी वापस चाहिए। लेकिन वास्को द गामा पर तो जुनून सवार था। उसने एक ऐसा काम किया जिसने बगावत की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उसने जहाज से दिशा बताने वाले जितने भी उपकरण थे वो सब उठाए और एक एक करके उन्हें समंदर में फेंक दिया। फिर वो अपनी तलवार लहराते हुए चीखा, अब वापसी के सारे रास्ते बंद हैं। या तो हम भारत पहुंचेंगे या फिर ये समंदर ही हमारी कब्र बनेगा। वास्को के इस पागलपन के आगे शायद समंदर ने भी हार मान ली। महीनों की इस जानलेवा जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो सुबह आई जिसका यूरोप सदियों से इंतजार कर रहा था। 20 मई 1498। हवा के एक झोंके ने सब कुछ बदल दिया। मौत और सड़न की गंध की जगह अब हवा में चंदन, इलायची और काली मिर्च की महक घुल गई थी। ये वही मसालों की दिव्य खुशबू थी जिसके लिए उन्होंने मौत को भी चकमा दे दिया था। और जैसे ही सामने से धुंध हटी, वो था भारत का किनारा, कालीकट।
कालीकट के राजा जामोरिन के दरबार में दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ सोने के सिंहासन पर बैठे जामोरिन, जो रेशम और बेशकीमती जवाहरातों में लिपटे थे, और दूसरी तरफ महीनों का थका हारा मैला कुचैला वास्को दा गामा और उसके तोहफे, कुछ ऊनी टोपियां, पीतल के बर्तन और थोड़ा सा शहद। ये तोहफे देखकर दरबारी अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। उनके लिए तो ये कबाड़ से ज्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन राजा जामोरिन ने अपनी मेहमान नवाजी की परंपरा को निभाते हुए इन थके हारे अजनबियों का स्वागत किया और उन्हें व्यापार करने की इजाजत भी दे दी। लेकिन वास्को की आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। वो सिर्फ एक व्यापारी नहीं था, उसके लालची दिमाग में अब एक ऐसी योजना बन रही थी जो आने वाले कुछ सालों में दुनिया का इतिहास खून से लिखने वाली थी। जब वास्को दा गामा मसालों से लदे जहाज लेकर वापस पुर्तगाल पहुंचा ना, तो उसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। क्यों? मुनाफा। इस एक यात्रा का सारा खर्च निकालने के बाद भी उसे जो पैसा मिला वो था 64 गुना ज्यादा, 64 गुना। ये खबर यूरोप में आग की तरह फैल गई। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, डच, अंग्रेज, हर कोई अब भारत की इस दौलत पर झपटने के लिए समंदर में कूद पड़ा था। और बस यहीं से कहानी का सबसे काला अध्याय शुरू होता है। व्यापार के लिए बनी चौकियां अब किलों में बदल गईं और भारत का शांत तट बारूद की गंध से दहलने लगा। इसके बाद जो हुआ वो व्यापार नहीं, लूट थी। एक ऐसा खेल जिसने दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक की कमर तोड़कर रख दी। लेकिन एक मिनट, क्या भारत महज एक जमीन का टुकड़ा था जिसे कोई भी आकर खोद सकता था? नहीं, भारत एक जमीन से कहीं ज्यादा है। ये एक विचार है, एक अदम्य आत्मा है। वास्को दा गामा ने भारत की जमीन का रास्ता खोजा था, हाँ, पर दुनिया ने भारत की असली आत्मा को पहचाना 15 अगस्त 1947 को, जब सैकड़ों सालों की गुलामी की जंजीरें तोड़कर ये देश फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। तो आखिर में सवाल यही बचता है, वास्को दा गामा की वो यात्रा, क्या वो एक महान खोज थी या फिर एक ऐसी आपदा का न्योता जिसने इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया?